नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार मीडिया के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है योगेश दहिया। योगेश दहिया साहब आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं और कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पे भरोसा करते हुए 2014 और 2019 के दोनों लोकसभा चुनाव में सहारनपुर से इनको प्रत्याशी बनाया। 2022 में भी इनके ऊपर पूरा भरोसा करते हुए केजरीवाल ने विधानसभा 22 के यूपी के चुनाव में भी इनको प्रत्याशी बनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जनता की जो है ये बदनसीबी है कि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन वो आज भी जन सेवा में लगे हैं। आइए मिलते हैं योगेश दहिया साहब से। नमस्कार योगेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार साहब। सर योगेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप राजनीति में क्यों आए और कहां से प्रेरणा मिली? देखिए, सन 96 तक मैं अपने निजी जीवन में था, नौकरी करता था दिल्ली में जी। 96 में मैं सहारनपुर वापस आ गया था, अपने घर वापसी की थी अपनी खेती संभालने के लिए। जी सर। और खेती के कुछ चीजें पहलू देखने के बाद मैंने एक फार्मर्स फोरम संस्था बनाई थी, जो अग्रणी किसानों की एक संस्था थी जी। यहाँ किसान मेले लगाते थे, प्रथम पंक्ति के प्रदर्शन करते थे और किसानों को किसान मेलों में और वैज्ञानिकों से रूबरू कराते थे। लेकिन 2002 के बाद मैं थोड़ा बाहर भी निकला और मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय में कुछ समय केचुआ पालन का काम किया है और उसके बाद चमोली में एकीकृत बागवानी विकास योजना के बाद मैंने जैविक खेती को पूरी तरह से अपना लिया था। लेकिन 2009 में गन्ने का भुगतान न होने के कारण पहली बार मैंने आंदोलन में हिस्सा लिया, बिडवी शुगर मिल पर धरने में जी। उसके बाद 2011 में जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो मैं अन्ना आंदोलन का सहयोगी बना जी। और फिर बाय डिफॉल्ट जो है हम लोग पार्टी में आ गए, संस्थापक सदस्य बन गए। अन्ना यात्रा में रहे, 13 के चुनाव में दिल्ली में रहे, करोल बाग में जी। 14 में पार्टी ने टिकट दिया जी। तो यहाँ से चुनाव लड़े। इस तरह से राजनीति में मेरा आगमन हुआ। सर एक सवाल, आप बेसिकली जो है किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित के नाम पे 3 कानून बनाए थे और बहुत लंबा किसानों का संघर्ष के द्वारा उनको मुंह की खानी पड़ी और वो वापस हुए कानून। इस पर आप क्या कहेंगे कि किसानों का वास्तविक तौर पे विकास और भला कैसे हो सकता है? देखिए, किसानों का वास्तविक तौर पे अगर भला कोई चाहता है तो 2006 से लोकसभा के पटल पर एक रिपोर्ट रखी हुई है जी। राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट, जिसको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने बनाया था। जी बिल्कुल सही जी। यदि सरकार उसे लागू करे ईमानदारी से, क्योंकि देखिए नीति और नियत में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल सही। सरकार नीति बनाती है लेकिन नियत नहीं रखती उस पर जी। तो किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जीता है और कर्जे में डूब जाता है। इस बार के बजट में भी अगर आप देखें तो सरकार ने केवल एक ही लॉलीपॉप दी है कि कर्जा 20 लाख करोड़ कर दिया जाएगा जी। तो ये इसका मतलब किसानों को कर्जदार रखना चाहती है सरकार? बिल्कुल पूरी तरह से सरकार चाहती है कि जो मजदूर है जी, वो अगर कोई स्वस्थ है तो गांव में उपलब्ध है जी। तो किसी तरह से खेती खत्म हो और ये मजदूर फैक्ट्रियों के लिए, शहर के लिए उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल सही आपने फरमाया। अच्छा सर एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ये दावा करते हैं और बीजेपी भी कि 2024 में भी उनकी सरकार बनना तय है। इस पर आप राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते और एक खुद प्रत्याशी होने के नाते क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, जो पिछले दिनों से चल रहा है, चाहे वो गोवा में सरकार बनाने की बात हो, चाहे दिल्ली में मेयर ना चुने जाने की बात हो, उससे तो लगता है कि शायद तानाशाही भी अपनी मुंह की खा सकती है। लेकिन मोदी जी इस प्यार को नहीं छोड़ेंगे प्रधानमंत्री बनने के जी। अच्छा, आप जो है क्या ये मानते हैं कि विपक्ष जो है पूरी तरह से एकजुट नहीं है, इसका फायदा भी बीजेपी और एनडीए को मिलता है? विपक्ष एकजुट होना ना होना तो एक अलग बात है, लेकिन विपक्ष को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में बीजेपी पूरा सहयोग करती है। तो बीजेपी अगर विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा सहयोग करती है तो विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को नेस्तनाबूद करने की रणनीति क्यों नहीं बनाता है? देखिए, ये तो खामियां हैं लोकतंत्र की, जिनको वो अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, या और लोग भी जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, वो किसी भी तरीके से, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो,
चाहे जैसे हो जी, ये इनके प्रकरण करके विपक्ष को एकजुट होने ही नहीं देते। और अगर कोई आगे चलता है तो उसको, चाहे अभी आपने देखा होगा यूपी में हमारे यहाँ पर ये जो थे बाला साहब थे, इकबाल जो थे जी, उनको कैसे किया, सपा में जो आपके आजम खान थे उनको कैसे किया जी, और आखिर में येदुरप्पा हो, ये हो वो हो, सबको कहीं से न कहीं से उड़ा ही देते हैं। जी। सर एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति दूसरे राजनीतिक दलों से अलग तरह की थी और इसका दावा भी वो करते थे, लेकिन आज के हालातों को देखते हुए और उनके क्रियाकलापों को देखते हुए ये लगता है कि वो भी जो है कांग्रेस, बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों की तरह भ्रष्ट नीतियों पर चल रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर भ्रष्ट नीतियों पे होते तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे होते। तो इसका मतलब सत्येंद्र जैन भ्रष्ट नीति पे चल रहे थे, वो जेल की सलाखों में है? नहीं, वो अभियुक्त है ही नहीं, अभी तक उन पर ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब देखिए, उनको गलत तरीके से जेल डाला गया। एक मिनट, इस देश में जमानत नाम की एक चीज होती है कानून में जी, और उसी को खत्म कर दिया। ठीक है, अगर कोई अभियुक्त नहीं है, कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, उनको जमानत मिल जानी चाहिए थी। अगर आप 1 साल तक किसी आदमी को नजरबंद करे रखे, अवैध तरीके से गिरफ्तार करे रखे और जमानत तक न लेने दे, इसे आप क्या कहेंगे? आप भी तो पत्रकार तो हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको आग लगा देना चाहिए दिल्ली में। सरकार आपकी है, नहीं, वो सरकार सरकार तो चाहती है अच्छा कि लोगों के काम से ध्यान हटके। जी, ठीक है जी, और ये अपने बचाव में आ जाए, जैसे कि आजकल उन्होंने सपा और बसपा का हाल किया हुआ है। जी, ठीक है, तो मेरे ऊपर भी बहुत मुकदमे हुए हैं जी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके लोगों में चिल्लाऊं कि मुझे 300 करोड़ का अभियुक्त बनाने की कोशिश की गई, मेरे ऊपर राहगीरी का मुकदमा किया गया, मेरे ऊपर जो है इंजीनियर को जान से मारने का किया गया, अभी मेरे ऊपर 100 करोड़ का SIT की जांच दिखा दी गई। तो ये चीजें हम लोगों का थोड़ा ही ना, हम लोग तो देखिए, अगर आप लोक प्रतिनिधि हैं तो लोगों के बारे में सोचिए। आपकी निजी जिंदगी खत्म हो जाती है, फिर चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया पे शराब नीति का आरोप हो, चाहे अरविंद केजरीवाल को आप कहें या और भी कोई कहने लगे भ्रष्ट है, तो इसे कहने से कोई भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर हम सबूत दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया तो आप क्या कहेंगे? आप सबूत दें तो पहुंचिए अदालत में, जाके लगवाइए ट्रायल। अभी तक सत्येंद्र जैन पे मुकदमा क्यों नहीं शुरू करवाया? अभी तक मनीष सिसोदिया पे मुकदमा क्यों नहीं शुरू कराया गया? मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ सर, मैं एक कदम आगे कह रहा हूँ, सत्येंद्र जैन के मैंने फोन करके कहा कि हम उनकी जमानत करा देंगे। अब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, इसका मतलब आम आदमी वाले ही कहते हैं कि जो है वो बंद रहे जेल में। नहीं, कोई नहीं कहता कि बंद में रहे। हाँ। लेकिन आपने देखा होगा एक बार अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल रहे थे। हाँ। ठीक है। हाँ। और उन्होंने भी कह दिया कि मैं बॉन्ड नहीं भरूंगा। हाँ। ठीक है। हाँ। और उसी बात पे कई महीने तक चलता रहा। अच्छा, तो ये सब चीजें नहीं होती। इससे जो है केवल जनता का ध्यान भटकाने का काम किया जाता है, वरना कानून का राज कानून की तरह से कायम हो। केवल धर्म से, जाति से या विपक्ष देख के कानून ना किया जाए। तो नहीं हो रहा सहारनपुर में, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो हम बता रहे हैं, ये जनता जनार्दन है, इसने इमरजेंसी के बाद इंदिरा को बता दिया था क्या है, और 24 में भी आप देखेंगे कि जनता बहुत कुछ बता देगी। इस बार भी हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बने हैं तो गुजरात से बने और 40 लाख लोगों ने समर्थन किया, 40,11,000 वोट मिली है आम आदमी पार्टी को वहां पर। सर एक सवाल, राष्ट्रीय पार्टी बनना अरविंद केजरीवाल और आप जैसे लोगों का मकसद है कि राष्ट्र को उन्नति की ओर, समाज को जो है उन्नत बनाने के लिए राजनीति करना, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल है, आप देख लीजिए, जनता का पैसा अगर कोई पार्टी जनता के लिए खर्च कर रही है तो वो आम आदमी पार्टी है। वो नेताओं के ऊपर खर्च नहीं करती, जबकि उसके रास्ते में आगे आता है LG, जो यहाँ से आपके जो अध्यापक है, प्रिंसिपल है, उनको बाहर अच्छी शिक्षा, अच्छी ट्रेनिंग लेने जाने नहीं देना चाहते। नहीं, अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य उन्होंने सुधार दिया जी। हाँ, इस पे सवाल करने के लिए उनके अपॉइंटमेंट ले तो उनका कोई मंत्री जो है फोन उठाना तो दूर, जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता। इस पे क्या कहेंगे? मैं इस बार ये उनका निजी कुछ हो सकता है, वरना आप मेरे से जब चाहे मेरे से बात निजी हो सकता है। एक तरफ आप सुनिए, आप एक तरफ कहते हैं सार्वजनिक जीवन होने के बाद कोई व्यक्ति का निजी मैटर नहीं होता है, तो इसका मतलब केजरीवाल और उनके मंत्री भ्रष्ट है, नकारा है? नहीं, उनको सब जानते हैं, सब लोग देख रहे हैं, सुबह से शाम तक किसी काम पे हैं।
मुझे फोन किया, देखिए मैंने 1 मिनट में फोन उठाया। मैं आपको बहुत बढ़िया आदमी मानता हूँ, मैं आपको बढ़िया राजनेता मानता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए वो उनके पास हो सकता है, कैसे नहीं हो रहा है, वरना हम लोग अभी 18 दिसंबर में थे तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, ठीक है। सर एक तो सवाल, सर एक सवाल, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को साइड कर दीजिए, आतिश जी, संजय सिंह, राघव चड्ढा, ठीक, और सोमनाथ भारती, ये लोग तो जो है, दिलीप पांडे, ये इतने बड़े तो नेता नहीं है या इतने बिजी नहीं है। केजरीवाल चलो बिजी है, वो तक फोन उठाते हैं। आज तक प्रॉपर वे में, मैं कोई सड़क छाप पत्रकार नहीं हूँ जो वो कहते हैं लेवल नहीं है। मेरे सिखाए हुए लोग एनडीटीवी आज तक में काम कर रहे हैं, उनके तो तुम पीछे पीछे भागते हो, हमारे सामने क्यों नहीं आते हो? इसका मतलब तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। सवाल ये वही बता सकते हैं, मैं तो आपके लिए तैयार हूँ। चलिए एक सवाल और, स्तर की बात कर सकता हूँ। एक सवाल और, अरविंद केजरीवाल जो है राजनीति में शुचिता की बात करते थे, लोकपाल लेके आए, दिल्ली में लोकपाल को लाए हुए इतने साल हो गए, कितने केस उन्होंने जो है लोकपाल के द्वारा निपटवाए? इसका जवाब दीजिए। 2013 में 49वें दिन जो सरकार गिरी थी, वो लोकपाल के बिल पर ही गिरी थी, जब कांग्रेस ने ये कहा था कि हम और बीजेपी मौसेरे भाई हैं, ठीक है, और वो आज तक एलजी के दरवाजे पर रखा हुआ है जी। लोकपाल अभी तक हुआ ही नहीं वहां पर दिल्ली में। क्यों? क्योंकि एलजी उसको पास ही नहीं करेगा कभी भी। अच्छा, तो उसके लिए केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना जरूरी है फिर? नहीं, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे जब व्यवस्था सही हो। देखिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो जनता जनार्दन है, ठीक है। अच्छा, कौन क्या बनेगा, किसको जनता क्या बनाएगी, ठीक है, प्रयास सभी करते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। अगर जनता जो है किसी मूर्ख व्यक्ति को, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है राजनीतिक दृष्टि से, जनता किसी जातिवादी, उन्माद फैलाने वाले, सांप्रदायिक, उद्योगपति, उठाई गिरे, बदमाश को एक प्रोफेसर, एक किसान नेता आप जैसा, एक डॉक्टर, एक शरीफ आदमी के मुकाबले जिताती है, तो क्या ये माना जाएगा कि जनता ज्यादा समझदार है कि वो व्यक्ति इस लायक नहीं था, एक गुंडा बदमाश इस लायक था? इस पे बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। देखिए, आपने देखा होगा पहले जब गांव में मुखिया और सरपंच होते थे तो एक अलग तरह की व्यवस्था चलती थी जी, लेकिन जब से ये निधि और पैसा इसमें आया है जी, तो आज प्रधान गांव में कैसा चुना जाने लगा है, ये भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं जानता हूं जी। और ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है, जब आप इस तरह के पैसे का और उस सब के दुरुपयोग को करके लोकतंत्र चलाना चाहते हैं जी। तो अगर लोकतंत्र में पैसा, और आज आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता जी, आप खुद देखते हैं। तो भ्रष्टाचार केजरीवाल करते हैं कि नहीं, ये बताइए आप। देखिए, ये आप उनसे बेहतर पूछ सकते हैं। आप पार्टी के कार्यकर्ता है, सुनिए, सवाल सुनिए, ये अगर मेरा उन पर विश्वास है तो मैं उनके साथ हूँ। नहीं, आप विश्वास कीजिए, विश्वास पे हम तो कोई ये नहीं कह रहे कि आप उन पर विश्वास। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि वो भ्रष्टाचारी है। दिल्ली में जो राज्यसभा सांसद 2 बनाए गए थे, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता, इनसे पैसे दिए गए थे कि नहीं? देखिए, मेरी जानकारी में कोई नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आ जाए कि पैसे लिए केजरीवाल ने, तब आप क्या करोगे? नहीं, बिल्कुल, मेरा सवाल होगा कि पैसे क्यों लिए गए और कैसे, जबकि मुझे ये पता है कि आम आदमी पार्टी पे 3000 से ज्यादा इनकम टैक्स के नोटिस आ गए थे जी। तब शायद सुशील जो इसके रूस के चार्टर्ड अकाउंटेंट के सचिव हैं, हाँ जी, इनमें से एक वो है ना, तो तब उनको जो है राज्यसभा सांसद बनाया था जी, ठीक है जी। तो ये सब चीजें हैं, हर चीज का तोड़ भी देखा जाता है, हर चीज का मतलब काउंटर अटैक भी किया जाता है दूसरे पर। एक सवाल, प्रशांत भूषण, नाम सुनिएगा, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और आपका अजीत झा, प्रोफेसर आनंद कुमार और शाजिया इल्मी, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है आशुतोष, ये सब जो है जाने की वजह क्या है? योगेंद्र यादव। देखिए, हाँ, ये सारी चीजें होती हैं परिवार में भी, मतलब आप जो है सवाल पे इतने उदार क्यों हो जाते हैं? मैं सीधा सवाल पूछा, इसका जवाब दीजिए, ये लोग क्यों गए? अरे मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि योगेंद्र यादव जी का अपना कुछ काम रहे होंगे जिनसे उनका मतभेद और मनभेद बना होगा। बिल्कुल। कुमार विश्वास का कुछ चीजें होंगी जिनसे मनभेद और मतभेद बना होगा जी। प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर अजीत झा, क्योंकि मैं तो शुरू से रहा हूँ पार्टी में, ठीक है, कहीं ना कहीं
क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ है जी, ठीक है। और उसी में इंटरेस्ट पे सब चल के पार्टी बना रहे तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से आ जाएगा? नहीं देखिए, वो सब चीजें मुझे अच्छी तरह याद है। जनरल वीके सिंह ने पार्टी बनने से पहले ही कहा था कि हम राजनीति नहीं करेंगे जी, और जनरल वीके सिंह कहाँ चले गए जी, किरण बेदी कहाँ चली गई जी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट ऑफ जो था उसमें पहले चले गए और लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं अब हमें वो काम करना चाहिए। कुछ लोग बाद में इतने महत्वाकांक्षी हो गए कि नहीं सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट देखा जाए, जिसमें शायद वो सफल नहीं हो पाए। कुमार को जाने का कोई कारण नहीं था। क्या सिर्फ महत्वाकांक्षा रखने का अधिकार मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को है और किसी को नहीं है? ऐसा नहीं है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है, सब्र मेरे अंदर भी है। आप देख रहे हैं कि मैंने कब से विवादित हुआ, चर्चित हुआ, वो सब चीजें हुई, पता नहीं कब निर्वाचित होऊंगा। सर अगर मान लो केजरीवाल आपको इस बार टिकट नहीं देते हैं तो आप क्या करोगे? मैं अपनी खेती पे वापस जाऊंगा। मेरे पास बहुत काम है, मुझे जैविक खेती पढ़ाना आता है, मुझे भू स्वास्थ्य पढ़ाना आता है, मेरे अपने सोशल एक्टिविटीज बहुत है। मैं लोगों के बीच में जो हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे लड़ता हूँ, गन्ना किसानों के आंदोलन है, भूमि अधिग्रहण के आंदोलन है, जिनमें मैं अभी भी लगातार जारी रहता हूँ। सर इस बार के लिए चुनाव में आपकी अपने स्तर पर, पार्टी का तो नाम है, केजरीवाल का नाम है, किसके मुद्दों को लेके आप सहारनपुर में उतरेंगे मैदान में? मेन 2-3 बताइए जो आप चाहते हैं कि सहारनपुर में एज ए सांसद आप ये कर सकें। देखिए, अगर आप एक तरफ से शुरू करें तो मैं घाट से शुरू करता हूँ। मेरे यहाँ बहुत सारे टोंगिया हैं, वन गुजर हैं जी, उनके अधिकारों पे बहुत खनन हो रहा है जी, मैं सबसे पहले उनके लिए काम करना चाहूँ। उसके बाद मेरे यहाँ बहुत सारे खनिज हैं, वो सब है जो अवैध खनन हो रहा है, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद शिक्षा है, स्वास्थ्य है। मेरे यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे हर साल 400 करोड़ रुपया खाया जा रहा है। आदर्श गांव के नाम पे भ्रष्टाचार है, किसानों की लाचारी है, युवाओं की बेरोजगारी है। इतने मुद्दे हैं कि आप हर पत्थर को हटाइए तो उसके नीचे एक मुद्दा जिंदा मिलेगा आपको। सही बात है। अच्छा सर एक सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत करीबी हैं देखा जाए तो उन चुनावों में आप जो है क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार, जैसे मोदी जी तो घोषित हैं, अब विपक्ष की तरफ से नाम आता है शरद पवार का, ममता बनर्जी का, अरविंद केजरीवाल का भी नाम चलता है और स्टालिन का भी चलता है और नीतीश कुमार ही है, केसीआर भी अपने दावेदारी कर रहे हैं, हर आदमी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। वो बहन जी का नाम भी बोलते हैं, बहन जी के समर्थक, बहन जी मायावती जी को भी बोलते हैं, मायावती जी और अखिलेश के लोग उनको भी बोलते हैं। तो वो सबका अधिकार है, लेकिन क्या आप ये एक पॉलिटिशियन होने के नाते क्या आप ये महसूस करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मुकाबले कोई एक चेहरा पहले से जो है अगर घोषित किया जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देना आसान होगा? मेरे ख्याल में ये अभी बहुत असंभव है कि कोई एक चेहरा या कोई एक नाम अभी कोई लोग तय कर पाएंगे। जी नहीं, चुनाव जब निकट आए तब होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी भी कहीं से कहीं तक कोई सोच है लोगों में कि हम कोई एक नाम कर लेंगे, क्योंकि हर किसी की फिर वही महत्वाकांक्षा बहुत ऊपर है। जी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई सब्र करने को तैयार नहीं है। नहीं तो इसमें एक फार्मूला निकाल लिया जाए ना कि अब तक की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शन को मापदंड बनाया जाए तो फिर तो केजरीवाल बहुत ऊपर आ जाएंगे। कम समय है, ज्यादा उपलब्धि है। देखिए वही होता है, ये चीजें बहुत सारी चिंतन से होती है, मंथन से होती है। जी ठीक है, अभी कहीं चिंतन और मंथन है ही नहीं। हर कोई अपने आप का ताबेदार हुआ बैठा है, हर कोई झंडा बार लिए बैठा है। तो इसी चीज का बेनिफिट बीजेपी उठा रही है क्या? आप खुद समझदार हैं। अच्छा, आप अपने स्तर पर जो है किसको एक स्टेचर का नेता मानते हैं जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार, चाहे आफ्टर इलेक्शन हो, कौन हो सकता है? मुझे लगा पोस्ट इलेक्शन तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। पोस्ट इलेक्शन तो वही हाल होगी जो जनता दल की हुई। एकदम सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल पोस्ट इलेक्शन तो खतरनाक होगा। और आप देखिए इतने उच्च स्तर पर नहीं कीजिए, आप मेरे से सहारनपुर तक रहे तो बेहतर है। ये कौन सी बात है, एक नागरिक होने के नाते आप देश दुनिया मैं जवाब दूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा राजनेता या राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि जरूर चाहता हूँ कि एक बार संसद जाऊँ और कुछ कानून का राज कायम कर सकूं। सर एक सवाल,
राजनीति में जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत एक तरह से जो है दलितों पे जो सहारनपुर में अत्याचार हुए थे उसको लेके उठी और बीजेपी ने या जिसने भी सपोर्ट किया, आप चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो उसी तरह काम कर रहा है जैसे ओवैसी कभी तेलंगाना का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, ये तो शायद कभी चुनाव में भी नहीं आएगा। ये दावे जरूर करता रहेगा कि मैं बनारस से मोदी जी के अगेंस्ट लड़ूंगा, और लड़ेगा भी नहीं ये, क्योंकि यही सहारनपुर में ही उनकी पार्टी के 3-4 धड़े अलग हो चुके। तो इसका मतलब चंद्रशेखर जो है बीजेपी का पिछलग्गू है और सिर्फ दलितों को गुमराह करने के लिए राजनीति कर रहा है, बसपा को खत्म करने के लिए। जी, ये आपने बहुत ही एकदम एक्सेलेंट मेन पॉइंट आपने जो है ये दिया है। सर, अब आप सहारनपुर की जनता के लिए एक कोई बढ़िया सा संदेश दे दीजिए। नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि देखिए, आपके पास वोट का अधिकार है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है ये, ठीक है। इसे बहुत सोच समझ के प्रयोग करें, ठीक है। इसको धर्म और जाति पे ना बांटे, ठीक है जी। तो आप बहुत ही अच्छा लोकतंत्र कायम कर सकते हैं, और बहुत गुंजाइश है लोकतंत्र में। राजशाही में कोई गुंजाइश नहीं है, तानाशाही में गुंजाइश नहीं है, लोकतंत्र ही आखिर में कायम रहेगा, और बहुत गुंजाइश है जी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश दहिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।